गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर टू, यूनिट है 3, जूलॉजी पेपर 2 और सेक्शन सी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे अमीनो एसिड्स। जो टॉपिक इसमें हम लोग देख रहे हैं दैट इज अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्लों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अमीनो अम्ल जो हैं, अमीनो एसिड्स जो हैं, इनको कुछ नोटेशन से यानी इनको ब्रीफ नाम से, इनको संक्षिप्त नामों से पहचाना जाता है। जैसे कि हम बात करें ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड को हर बार ग्लाइसिन लिखने के बजाय शॉर्ट तरीका GLY लिख दिया जाता है, ठीक है, या फिर इसको G लिख दिया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो अमीनो एसिड है क्या है, ग्लाइसिन है या कौन सा है। तो इस तरह से हर अमीनो एसिड का कुल मिला के जो 20 अमीनो अम्ल हैं, यानी जो 20 अमीनो एसिड हैं, उन सभी को उनके शॉर्ट नाम से, शॉर्ट नेम से यानी संक्षिप्त नामों से पुकारा जाता है या लिखा जाता है। हम वो सभी संक्षिप्त नाम हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस का क्या क्या संक्षिप्त नाम होता है, ठीक है। इसके अलावा उनको संक्षिप्त नाम या फिर नोटेशन यानी केवल एक सिंगल अक्षर से, सिंगल वर्ड से ही उसको पहचान लिया जाता है। तो वो हम उसको लिखने जा रहे हैं। क्या क्या है आपको ये सब याद रखना है। 20 अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग लिखेंगे। टेबल आप बना लो। सबसे पहले लिखो सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ अमीनो एसिड, शॉर्ट नेम और नोटेशन, और लास्ट पॉइंट आपको लिखना है PI। ये PI क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी आप PI यहीं पर लिख देना। ठीक है, देखो सबसे पहला है एलेनिन। एलेनिन अमीनो एसिड, इस एलेनिन को शॉर्ट नाम से जाना जाता है, वो है ALA, और नोटेशन सिंगल लेटर, केवल एक ही वर्ड से, एक ही लेटर से इसको लिख दिया जाता है A, केवल कैपिटल A। इसका PI होता है 6.1। PI मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा कि PI क्या होता है, अभी आप केवल लिख लीजिए। सेकंड अब बात आती है आर्जिनिन की। आर्जिनिन, इसके लिए जो शॉर्ट वर्ड है वो है ARG, और इसको नोटेशन दी गई है R, नोटेशन इसे दी गई है R। PI है इसका 10.8। नेक्स्ट है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म दी गई है ASP, और नोटेशन है इसकी D। इसका PI है 3। अगला है एस्पाराजीन। एस्पाराजीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ASN, और नोटेशन है इसकी N, नोटेशन है इसकी N।
बिल्कुल ही ना कहते हैं। इसका पीआई मैं आपको बाद में बता दूंगा देख करके। पांचवा है सिस्टाइन, सिस्टीन, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CYS और नोटेशन है इसकी C, नोटेशन है C। पीआई है इसका 5। सिस्टीन के बाद अगला आता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, शॉर्ट फॉर्म है GLY और नोटेशन है इसकी G, इसकी नोटेशन है G। पीआई है 4.1। ग्लाइसिन के बाद अगला है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, GLN Q। इसकी पीआई भी अपन बाद में लिखेंगे, अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को लिखा जाता है GLU से, GLU और शॉर्ट फॉर्म है इसकी E, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है E। पीआई है इसका 3.1, पीआई है 3.1। ग्लूटामिक एसिड के बाद अगला नंबर आता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन शॉर्ट फॉर्म HIS, शॉर्ट फॉर्म है HIS, नोटेशन H, यानी खाली H लिखा है तो हिस्टिडीन है, खाली E लिखा है तो ग्लूटामिक एसिड है, खाली Q लिखा है तो वो ग्लूटामाइन है। पीआई है 7.7, पीआई 7.7। फिर है आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, इसको लिखा जाता है LE IE, I पीआई है 6.0। फिर है ल्यूसाइन, ल्यूसाइन, इसको लिखा जाता है LEU, नोटेशन L, पीआई इसका भी सेम है 6.0।
अगला है लाइसीन, लाइसीन इसको लिखते हैं LYS, शॉर्ट फॉर्म है, नोटेशन है K, PI है 9.5। थर्टीन्थ मिथियोनाइन, मिथियोनाइन इसको लिखते हैं MET, शॉर्ट फॉर्म है MET और नोटेशन है M। PI है 5.7, PI है इसकी 5.7। मिथेनाइन के बाद बारी आती है फिनाइल एलेनिन की। फिनाइल एलेनिन इसको लिखते हैं PHE और नोटेशन है F। PI है 5.9। फिनाइल एलेनिन के बाद प्रोलीन, प्रोलीन PRO, शॉर्ट फॉर्म है P, PI 6.3, PI है 6.3। सिक्सटीन्थ है सिराइन, सिराइन शॉर्ट फॉर्म है SER और नोटेशन है S। PI है 5.7। सेवनटीन्थ थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन THR T, PI है 5.7। अगला है ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन TRP, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है W, इसका PI है 5.9। नेक्स्ट है टायरोसिन, टायरोसिन इसे लिखा जाता है TYR
TYR शॉर्ट फॉर्म है इसकी Y, और इसका PI है 5.6। 5.6, और लास्ट है 20th वेलाइन। इसको लिखा जाता है VAL, नोटेशन है V, और PI है इसका 6.0। ये 20 अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड के मैंने आपको शॉर्ट नेम लिख दिए। हर अमीनो एसिड का शॉर्ट नेम होता है, पूरा नाम ना लिख के हम इसे केवल PHE से भी नाम सकते हैं, ठीक है ना। अगर खाली PHE हम लिख देंगे या बुक में हमें लिखा मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, फिनाइल एलेनिन है। या फिर उसको एक सिंगल वर्ड नोटेशन से भी, केवल एक अक्षर के नोटेशन से भी उसको पहचाना जा सकता है। F का मतलब क्या है, फिनाइल एलेनिन। P का मतलब क्या है, प्रोलाइन। S का मतलब सीराइन। T का मतलब थ्रियोनाइन। W का मतलब ट्रिप्टोफन। Y का टायरोसिन, और V का वेलाइन। ये PI है। हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक PI होता है। क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। Physical properties of amino acids. भौतिक गुण, अमीनो अम्लों के भौतिक गुण। अधिकतर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो रंगहीन क्रिस्टलीय होते हैं। रंगहीन यानी कलरलेस, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं।
क्रिस्टलाइन यानी दानेदार संरचना होती है, क्रिस्टल जैसी संरचना होती है। ये जो क्रिस्टल होते हैं ये निडल से लेकर के, निडल लाइक से लेकर के हेक्सागोनल तक हो सकते हैं। क्रिस्टल जो हैं ये निडल लाइक से लेकर के हेक्सागोनल तक हो सकते हैं। सूच्याकार से लेकर के षटकोणीय तक ये हो सकते हैं। जल में अत्यधिक विलय हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गलत लिखा है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर लेकिन एल्कोहल और ईथर में अविलेय होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर की वो डिपेंड करती है आर ग्रुप के ऊपर। अमीनो एसिड इस आर ग्रुप के ऊपर इनकी सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय, जो अध्रुवीय नॉन पोलर होते हैं यानी कि जल रागी होते हैं, जल विरागी होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। लेकिन ऐसे अमीनो एसिड्स जो हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी कि जो पोलर होते हैं, जिनका ये आर ग्रुप पोलर होता है, वो सभी वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, वो सभी के सभी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, या विलेयता आर समूह की प्रकृति पर निर्भर करती है, कि प्रकृति पर निर्भर करती है। Solubility depends on nature of R group. Solubility depends on nature of R group. ठीक है, ये हो गई बात। ये जो सॉल्युबिलिटी या नॉन सॉल्युबल नेचर है इनका, इसी के आधार पर प्रोटीन्स का नेचर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल का होता है। जो प्रोटीन है, चूँकि हम जानते हैं कि वो अमीनो एसिड से मिलकर के ही बने, तो अगर अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड वाटर में सॉल्युबल है तो प्रोटीन भी उसके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर अमीनो एसिड उसके वाटर में इनसॉल्युबल है तो प्रोटीन भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा चूंकि एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं, उसमें वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। तो उस प्रोटीन की सरफेस के ऊपर यानी बाह्य सतह के ऊपर अगर वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड्स ज़्यादा हैं, यानी कि जल में विलय अमीनो अम्ल ज़्यादा हैं, तो वो प्रोटीन डिज़ोल्व होगा। और अगर जल में अविलय अमीनो अम्ल उसकी बाह्य सतह के ऊपर अधिक है तो वो प्रोटीन डिज़ोल्व नहीं होगा। बाह्य सतह क्या होती है, जब प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि प्रोटीन की जो बाह्य सतह होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो अब ये होगी बात हमारी। एक खास बात अमीनो अम्लों के बारे में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम अमीनो एसिड का एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं।
हम केवल इस एक कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन अगर हम देखें तो अमीनो अम्लों के अंदर, सभी अमीनो एसिड्स के अंदर ये अल्फा कार्बन कौन सा है? एसिमेट्रिक है। यानी कि असममित कार्बन है। असममित कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वो होता है, केवल एक अमीनो एसिड होता है, उसको छोड़ करके सारे अमीनो एसिड्स के अंदर ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक यानी असममित कार्बन है या कायरल कार्बन है। कौन सा अमीनो एसिड है जिसके अंदर ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है? वो है, अगर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है वो होता है ग्लाइसिन। ये हमने ग्लाइसिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया। इसका जो अल्फा कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें दो समूह एक से हैं, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इस ग्लाइसिन के अलावा बाकी सभी अमीनो एसिड के अंदर पाया जाने वाला जो अल्फा कार्बन है वो कायरल कार्बन होता है, यानी कि कायरल सेंटर होता है, यानी कि असममित होता है या एसिमेट्रिक होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग समूहों से पूरी हो रही है। ग्लूकोज जब हमने पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट्स जब हमने पढ़ी थी, मोनोसैकेराइड्स, वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि अगर किसी रासायनिक पदार्थ में यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर कोई कार्बन ऐसा हो जिसके चारों संयोजकता अलग अलग समूहों से पूरी होती हैं, भरी जाती हैं, तो ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। अब ये जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड के ऊपर अगर पोलराइज्ड लाइट डाली जाए, ध्रुवीय प्रकाश डाला जाए, तो ये अमीनो अम्ल उस ध्रुवीय प्रकाश को दो अलग अलग दिशाओं में बदल देगा, ठीक है ना, यानी कि उसे दो अलग अलग दिशाओं में मोड़ देगा, ठीक है। या तो उसको वाम ध्रुवीय कर देगा, यानी कि उसे लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा, तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा लीवो रोटेटरी। इसे बोल सकते हैं हम वाम ध्रुवण घूर्णक। वाम ध्रुवण, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाम ध्रुवण घूर्णक क्या होता है और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्या होता है। और अगर उसे राइट साइड में रोटेट करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में यानी ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं दिशा में घुमा देगा, तो वो कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। अगर अमीनो अम्ल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, अगर अमीनो अम्ल ध्रुवीय प्रकाश के तल को बाईं दिशा में घुमा देता है तो वो कहलाता है लीवो रोटेटरी, यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक। इफ अमीनो एसिड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड, देन द अमीनो एसिड इज नोन एज लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। और अगर वो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट साइड में घुमाता है तो वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अगर अमीनो अम्ल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं दिशा में घुमा देता है तो वो कहलाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अमीनो एसिड जो है वो हमेशा प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करते हैं, एक ग्लाइसिन को छोड़कर प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और दो रूपों में पाए जाते हैं, या तो डी या एल। एक ग्लाइसिन को छोड़ के सभी अमीनो एसिड दो रूपों में पाए जाते हैं, डी या एल, ठीक है। ये दोनों डी और एल एक दूसरे के या तो ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। प्रोटीन्स के अंदर पाए जाने वाले सभी अमीनो एसिड अनडाउटेबली, निश्चित रूप से केवल एल अमीनो अम्ल ही होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा याद रखनी है। प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले सभी अमीनो एसिड्स अनडाउटेबली
एल अमीनो एसिड्स होते हैं। किसी प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले सभी अमीनो अम्ल निश्चित रूप से बिना किसी सोच विचार के तर्क के हम कह सकते हैं वो सभी एल अमीनो एसिड ही या एल अमीनो अम्ल ही होते हैं। प्रोटीन में डी अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, नहीं उपस्थित होते या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना। एक ग्लाइसिन को अगर हम छोड़ दें, ग्लाइसिन कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ग्लाइसिन प्रकाश समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन असममित कार्बन अनुपस्थित है। बाकी सभी 19 अमीनो अम्ल जो हैं 19 अमीनो एसिड हैं वो सभी के सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। डी और एल दो रूप में होते हैं और प्रोटीन्स के अंदर केवल एल अमीनो एसिड्स ही होते हैं, डी अमीनो एसिड नहीं होते। ठीक है, तो ये आज की क्लास को तो हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू। इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, थोड़ा सा हम इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।